कैसे एंशियंट टाइम से डेवलपमेंट हुआ है, कैसे प्रिंट ने डेवलप करते करते फाइनली गटनबर्ग प्रेस बनी थी, फिर कैसे आपकी जो प्रिंट कल्चर है मैकेनाइज हुआ। हमने उसके काफी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी एनालाइज किए हैं। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि 19th सेंचुरी में प्रिंट की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए और क्या क्या कम्युनिटीज का प्रिंट कल्चर से प्रभाव पड़ा। यहां पर हम इस चैप्टर को दो भाग में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। एक भाग होने वाला है अबाउट थ्री मेजर कम्युनिटीज हु वर अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रिंट इन द 19th century, and the second is going to be about further innovations in print culture in the 19th century. Without further ado, फटाफट शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट को। अब इस यूनिट में मैंने आपको कहा था पहले हम तीन कम्युनिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड दीज थ्री कम्युनिटीज व्हिच वर मोस्ट अफेक्टेड बाय द 19th century print were children, women and the working classes. अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि बेसिकली ड्यू टू एक्सटेंसिव changes in the lives of these three classes of people in the 19th century, इनका प्रिंट से जो कनेक्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, थोड़ा इनका कनेक्शन बढ़ा भी। देखते हैं वन बाय वन करके। इनको मैंने टैब्यूलर फॉर्म में अरेंज किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, और उस टाइम पर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं चिल्ड्रन के साथ। अब चिल्ड्रन ने क्या किया फ्रेंड्स, चिल्ड्रन की बात यहां ये आती है कि चिल्ड्रन जो थे, इस इन चिल्ड्रन के लिए इस टाइम पर 19th सेंचुरी में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। जो प्राइमरी एजुकेशन होती थी वो कंपलसरी कर दी गई। अब बोलोगे सर प्राइमरी एजुकेशन का कंपलसरी होने का क्या इंपैक्ट है? अगर प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो जाती है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? किताबों की जरूरत पड़ेगी। उसी दौरान इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स हो गई। अब क्या हुआ, स्कूल टेक्स्ट बुक्स की प्रोडक्शन ज्यादा, क्यों? क्योंकि ज्यादा बच्चे आ गए, स्कूलों में ज्यादा बच्चे आने लगे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होगी, जो पहले नहीं भी आते थे वो भी आने लगे। एज अ रिजल्ट देयर वाज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स। जब स्कूल टेक्स्ट बुक्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज आया तो ऑब्वियसली अब आपको डिमांड मीट करने के लिए और प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, इन बुक्स के साथ साथ कुछ और स्टोरी बुक्स भी पढ़ने को पब्लिश होने लगी। बिकॉज जैसे जैसे आप स्कूल में लिटरेट होते हो, पढ़ना सीखते हो, आपको और भी मजा आता है कि मैं कहानियां पढूं, टेल्स पढूं, है ना? तो वैसे ही उसी को फॉलो अप करते करते 1857 में हमारा आजादी की पहली जंग भी हुई थी। 1857 में फ्रांस में एक प्रेस स्टार्ट की गई। ऑब्वियसली एक प्रेस जो एक प्रिंटिंग क्या कहते हैं, फैक्ट्री। तो एक प्रेस स्टार्ट की गई फ्रांस में, एंड इन फ्रांस दिस प्रेस व्हिच वाज स्टार्टेड, इट यूज्ड टू पब्लिश टू टाइप्स ऑफ बुक्स। इट यूज्ड टू पब्लिश फोक टेल्स एंड इट यूज्ड टू पब्लिश फेरी टेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डिड द फ्रांस प्रेस पब्लिश, आंसर इज फोक टेल्स एंड फेरी टेल्स, एंड इट स्टार्टेड इन द ईयर 1857। उसके साथ साथ ही हम क्या चलते हैं, उसके साथ साथ आगे चलते हुए, अब ये फोक टेल्स पब्लिश कैसे होती थी? आप पूछोगे सर फोक टेल्स तो लोक कथाएं होती हैं, हम बाय वर्ड स्प्रेड करते हैं, तो इनका कुछ कलेक्शन भी हुआ होगा। इनको कलेक्ट करने के लिए दो भाई थे जिनका नाम था द ग्रिम ब्रदर्स। और ये जो ग्रिम ब्रदर्स थे, इन्होंने जा जाकर कलेक्ट किए, दे कलेक्टेड फोक टेल्स, दे कलेक्टेड फोक टेल्स, एंड फोक टेल्स को लोगों से कलेक्ट करके इन्होंने 1812 में उसकी कंपाइलेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कंपाइलेशन जो थी फ्रेंड्स, ये इतनी इजी नहीं थी। इस कंपाइलेशन के बाद, बिफोर इट कुड बी पब्लिश्ड, इट हैड टू बी टेकन टू द एलीट क्लासेस। उनको एलीट क्लासेस के पास ले जाना पड़ता था ताकि चेक किया जाए कि कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तो नहीं है। सो दे यूज्ड टू टेक दीस कलेक्टेड फोक टेल्स टू द एलीट क्लासेस, किंग्स, रूलर्स, to check for any inappropriate content और वल्गर कंटेंट। तो अगर ऐसा इनअप्रोप्रिएट या वल्गर कंटेंट किसी स्टोरी में, उसको फिल्टर करने के लिए उन्हें पहले एलीट के थ्रू जाना पड़ता था। तो ये ग्रिम ब्रदर्स की स्टोरी थी, उनको ये करना पड़ता था। वंस इट वाज अप्रूव्ड देन इट कुड बी पब्लिश्ड। लेकिन यहाँ इन अ नटशेल यू कैन अंडरस्टैंड कि चिल्ड्रन में भी रीडिंग का और बुक्स पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का, इसका इंटरेस्ट बहुत बड़ा, और इस करके प्रिंट कल्चर का इन पर भी इंपैक्ट पड़ने लगा था। ऑलराइट, सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट द चिल्ड्रन। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कम्युनिटी व्हिच इज वुमेन। अब विमेन का क्या हुआ, विमेन भी जो थी, आपको पता है विमेन हैव बीन ऑलवेज फ्रॉम अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। तो प्रिंट कल्चर के टाइम, इन 19th सेंचुरी के टाइम स्पेशली, प्रिंट कल्चर जब बढ़ा तो विमेन की लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि विमेन बिकेम रीडर्स एंड राइटर्स। अब विमेन
चिल्ड्रन तो सिर्फ रीडर्स थे, लेकिन विमेन रीडर्स भी बनी और उन्होंने राइटिंग भी स्टार्ट कर दी। और ऑब्वियसली अगर आपने राइटिंग स्टार्ट किया, यू विल राइट योर ओन एक्सपीरियंसेस। तो विमेन स्टार्टेड राइटिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस, सम विमेन स्टार्टेड राइटिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। अब इसको हम दो भाग में पढ़ते हैं, रीडर्स और राइटर्स में। पहले रीडर्स की बात करते हैं। रीडिंग करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी मैगजीन्स खरीदना शुरू किया जो एक एक पेनी में बिकती थी। अब आपको पता है हमारे यहाँ यूनिट करेंसी ऑफ रुपी इज 1 पैसा, वैसे ही यूनिट करेंसी ऑफ अ पाउंड वाज पेनी, तो 100 pennies इज 1 पाउंड। अब ये जो पेनी मैगजीन्स होती थी, ये पेनी मैगजीन्स इतनी सस्ती होती थी, एक एक पेनी में मिलती थी, एक एक जैसे हमारे 4 आने 5 आने में मैगजीन बिकती, एक एक पेनी में बिकती थी। और इनमें छोटी छोटी सी मैगजीन्स होती थी जहां पर छोटी छोटी स्टोरीज होती थी, और जैसे आजकल हम बड़ी बड़ी मैगजीन्स पढ़ते हैं वैसे ही होती थी, वेरी स्मॉल एंड कंसाइज, एक ही पेज में बहुत कुछ कंटेंट आ जाता था। तो ये मैगजीन्स लेडीज पढ़ती थी। तो लेडीज यूज्ड टू रीड टू टाइप्स ऑफ बुक्स, वन वाज द पेनी मैगजीन्स, द नेक्स्ट वाज द मैनुअल्स। अब वो कुछ ऐसी मैनुअल्स पढ़ते थे, और ये मैनुअल्स उन्हें क्या सिखाया करते थे, दीज मैनुअल्स यूज्ड टू टीच देम प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। अगेन एक यहां आप अंडरस्टैंडिंग लीजिए, मैनुअल्स उन्होंने इन तरह की पढ़ी, ऑब्वियसली सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती थी कि वो बिहेव प्रॉपर्ली करें, घर को अच्छे से संभालें। हाउसकीपिंग मींस कुकिंग, क्लीनिंग, ये सब चीजें। तो मैनुअल्स दो तरह की बनती थी, प्रॉपर बिहेवियर पर और हाउसकीपिंग पर। तो दे यूज्ड टू रीड टू टाइप्स ऑफ बुक्स, पेनी मैगजीन्स एंड मैनुअल्स ऑन प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है, इट्स अ पोटेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हो गई रीडिंग की बात। अब हम राइटर्स पर चलते हैं, राइटिंग करने के लिए विमेन ने क्या किया। तो अब जब कुछ विमेन जो थी, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, जो सोसाइटी को अपने व्यूज देना चाहती थी, उन्होंने नॉवेल्स लिखनी शुरू कर दी। और इनमें से कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, जेन ऑस्टन एंड चार्ल्स एलियट। अब जेन ऑस्टन कौन थी? अगर आपने नॉवेल सोसाइटी हिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा होगा जेन ऑस्टन ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब ये प्राइड एंड प्रेजुडिस जो बुक थी, इट वाज रिलेटेड टू वुमेन्स लाइव्स, हाउ वुमेन वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड हाउ दे वर अप्रेस्ड। उस सब के बारे में प्राइड एंड प्रेजुडिस में जेन ऑस्टन ने लिखा था। So these writers, who women writers used to write novels, they highlighted the atrocities on women. और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कैसे women पर जो atrocities होती हैं, ठीक है, उस कारण ये डिटरमिन्ड हुई, women जो है डिटरमिन्ड होने लगी। women का एक नया इमेज इन लोगों ने प्रेजेंट किया, the determined woman, the woman who wants to do better in life, who wants to be educated। ये सारा जो इमेज है विमेन का, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उस टाइम पर ये इमेज नहीं था इतना प्रेवलेंट। उस टाइम विमेन को बांधा जाता था इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो इसलिए इस इन नॉवेल्स ने विमेन का एक नया इमेज प्रेजेंट किया और उनके व्यूज दुनिया को बताए। क्लियर? सो ये हो गई विमेन की बात। अब हम चलते हैं वर्कर्स, वर्किंग क्लासेस पर। ये जो थर्ड क्लास ऑफ पीपल थी, वर्कर्स एंड वर्किंग क्लासेस, जनरली लेबर क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, जो लेबरर्स होते थे या छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते थे। अब इनके लाइफ पे प्रिंट का क्या प्रभाव था? इनकी लाइफ पे प्रिंट का ये प्रभाव था फ्रेंड्स कि पहले से यहाँ एक लेंडिंग लाइब्रेरीज होती थी। चलो, लेंडिंग लाइब्रेरीज यहाँ का की पॉइंट है, लेंडिंग लाइब्रेरीज के बारे में समझते हैं। लेंडिंग लाइब्रेरीज कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती थी जो छोटी छोटी होती थी, वहां से आप कुछ कुछ किताबें मतलब खरीद नहीं, किराए पर ले सकते थे, बाद में उन्हें वापस कर सकते थे, जैसे आजकल की लाइब्रेरीज होती हैं। बट ये जो लाइब्रेरीज थी इतनी प्रेवलेंट नहीं थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, छोटी छोटी सी होती थी। और ये 17th सेंचुरी से चलती आ रही थी। दे वर नॉट स्टार्टिंग नाउ इन द 19th सेंचुरी, दे स्टार्टेड फ्रॉम 17th सेंचुरी ओनली। बट 19th सेंचुरी में इनका यूज वर्किंग क्लासेस द्वारा बढ़ गया, वर्किंग क्लासेस इनका यूज ज्यादा करने लगे। कौन से लोग इन द वर्किंग क्लासेस ऑल्सो, वर्किंग क्लास भी बहुत बड़ी है, तो उसमें भी कौन से लोग ज्यादा इसका यूज करते थे? एजुकेटेड व्हाइट कॉलर वर्कर्स। अब व्हाइट कॉलर वर्कर्स कौन? जो लेबरर्स होते हैं, जो लोग ये लेबर का काम करते हैं, मैनुअल लेबर का काम करते हैं, उन्हें व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। समटाइम्स दे आर इवन कॉल्ड येलो कॉलर वर्कर्स। तो एक तो व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो एजुकेटेड थे। अब बोलोगे सर एजुकेटेड का, ये तो गरीब लोग हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही उन्होंने पढ़ लिया था, या तो उन्होंने सेल्फ एजुकेट किया था या थोड़ी देर स्कूल गए थे। पब्लिक स्कूल्स वहां फ्री होते थे तो बच्चे चले जाते थे, तो इसलिए एजुकेटेड थोड़े बहुत ही होते थे। आर्टिशियंस, आर्टिशियंस कौन? जो ये हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, सब आर्टिशियंस हो गए। एंड द लोअर मिडिल क्लासेस। इन तीन क्लास के लोगों ने लेंडिंग लाइब्रेरीज का 19th सेंचुरी में एक्सटेंसिव यूज किया और अपने आप को एजुकेट करने लगे, लेंडिंग लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये सब लेंडिंग लाइब्रेरी के लोग हैं।
उसके बाद चलते हैं एक और क्लास की और द सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लासेस। अब कुछ जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लासेस जिन्होंने खुद को एजुकेट किया था, या तो वो लर्निंग लाइब्रेरीज के द्वारा करते थे, या वो जिसके यहाँ काम करते थे उन्होंने उनको थोड़ा पढ़ाया, या उनकी थोड़ी बुक्स इन्होंने ली वगैरह वगैरह। दे एजुकेटेड देमसेल्व्स, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, दे वर सेल्फ एजुकेटेड। अब ये जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लासेस थे इन्होंने खुद लिखना शुरू कर दिया। तो अभी हमने विमेन में भी देखा कि दो क्लासेस, रीडर्स एंड राइटर्स। सेम थिंग हियर, रीडर्स एंड राइटर्स। रीडर्स आपके एजुकेटेड व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशंस, लोअर मिडिल क्लासेस। आपके राइटर्स कौन है? सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लासेस। सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लासेस खुद लिखने लगी, ठीक है, इन्होंने खुद लिखना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली अब ये लिखेंगे तो ये अपने एक्सपीरियंसेस भी लिखेंगे, तो इन नॉवेल्स में इन्होंने वर्कर्स की लाइव्स के बारे में लिखना शुरू किया, व्हाइट कॉलर वर्कर्स के बारे में, आर्टिशंस के बारे में, जो ये अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने अनुभव हैं, उसको उन नॉवेल्स पर उतार के इन्होंने प्रेजेंट किया। और यहां पर 19th सेंचुरी के मिड ऑफ 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज इन लोगों को यह मिल गया कि वर्किंग डेज कम हो गए। अब वर्किंग डे का पीरियड जो है वो शॉर्ट कर दिया गया। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ? अब वर्किंग डे का अगर पीरियड शॉर्ट कर दिया गया है तो फायदा ये होता है, दे कैन गिव मोर टाइम। वो अपने नॉवल को पढ़ने को, लिखने को, समझने को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। Since they can give more time, that is why this working class became more attached to print culture. तो इस वे में एक क्वेश्चन आ सकता है, how did the shortening of the day in the mid of 19th century help white collar workers? Answer is they could give more time to reading, writing novels and thereby expressing their ideas. खत्म। तो mid 19th century में वर्किंग डे आधा हो गया, they could give more time to their writing and reading of novels. So I hope it's absolutely clear. ये थे तीन क्लासेस ऑफ पीपल जिनका 19th सेंचुरी के प्रिंट कल्चर के रेवोल्यूशन में काफी इंपैक्ट इन लोगों की लाइफ्स में पड़ा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है। अगर आपको मेरे सारी मार्किंग्स हटानी है तो मैं हटा देता हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट? चलिए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो मैंने आपको कहा था कि तीन सोशल क्लासेस की बात करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्लास की ओर या अगले सेक्शन की ओर, विच इज इनोवेशन। अब मैंने आपको कहा था कि 19th सेंचुरी में दो चीजें हुई, एक तो इनोवेशन, एक तो सोशल क्लासेस पे इंपैक्ट पड़ा, दूसरा इनोवेशंस बढ़ गए। फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक में बहुत ही रैंडमली ये दिया हुआ है, बट आई हैव टैब्यूलेटेड इट। अगर आप उसको टैब्यूलेट करके ऐसे पढ़ेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे पढ़ेंगे बहुत इजी हो जाएगा। देखते हैं फर्दर इनोवेशंस लेट 18th सेंचुरी। पहले तो हम लेट 18th सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे। लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ? मेटल प्रेस डेवलप हुई। अब आपको पता है प्रेस कैसी होती थी? प्रेस होती थी, कुछ मेटल के प्लेट्स होते थे, ठीक है, और यहां पर कुछ पेपर रख दिया जाता था, यहां कुछ इंस्क्रिप्शंस होती थी, तो जब इन्हें दबाया जाता था उस पेपर पे तो उसका इम्प्रिंट पेपर पर आ जाता था। तो इस वेव में वो प्रिंटिंग होती थी, प्रेस चलती थी। तो लेट 18th सेंचुरी में ये मेटल की प्रेस डेवलप हुई, द प्रेस मेड ऑफ मेटल वाज डेवलप्ड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है मिड 19th सेंचुरी, क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं। मिड 19th सेंचुरी में एक प्रेस डेवलप हुई जो कि बहुत रेवोल्यूशनरी प्रेस थी, व्हिच वाज द पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस। और ये डेवलप की थी रिचर्ड एम हो ने इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये प्रेस डेवलप हुई थी बाय रिचर्ड एम हो। अब बोलोगे सर क्या ये इलेक्ट्रिकल थी? ये इलेक्ट्रिकल नहीं थी, प्लीज ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रिकल नहीं थी। दिस वाज पावर ड्रिवन, मींस ये जो प्रेस थी ये आप मैकेनिकल पावर से चलाते थे, या बैल चलती थी, या हम कोई एनिमल यूज करते थे, या ह्यूमंस उसको पावर देते थे थ्रू पुशिंग दैट रोलर व्हील। कभी कभी आप समझते हैं ना कि वो धक्का देते हैं तो एक रोटेशन होती है, तो फिर वो प्रेस चलती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एसी जनरेटर काइंड ऑफ थिंग। वैसे पावर चलती थी, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं थी ये, ठीक है। तो ये पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में मिड 19th सेंचुरी में डेवलप किया। अब इसका फायदा क्या था भाई? फायदा इसका ये था कि ये एक घंटे में 8000 शीट्स प्रति घंटे की स्पीड पर चलती थी, 8000 शीट्स पर आवर। मुझे बात बताइए कि कहां पर आपको इतनी शीट्स इतने कम टाइम में प्रोड्यूस करनी होंगी? ऑब्वियसली जब आपको अखबार बनाने होंगे, इसलिए इसका यूज न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हुआ। तो मिड 19th सेंचुरी में पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस डेवलप हुई जो कि रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में डेवलप की, 8000 शीट प्रति घंटे बनाती थी, और क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी इसलिए इसको न्यूज़पेपर में यूज किया जाता था। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हो गई आप लोगों को? आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए अब हम अगले क्रोनोलॉजी पर चलते हैं, लेट 19th सेंचुरी।
अब लेट 18 से फिर मिड 19, मिड 19 से लेट 19, लेट 19 सेंचुरी में एक दूसरी तरह की प्रेस डेवलप हुई जिसका नाम था द ऑफसेट प्रेस। अब ये जो ऑफसेट प्रेस थी, इस ऑफसेट प्रेस का फायदा ये था कि इट कुड प्रोड्यूस 6 कलर्स एट अ टाइम, एक टाइम पर 6 कलर प्रिंट हो सकते थे। ठीक है, अब आप यहां नोटिस करेंगे जो भी मैंने येलो में लिखा है, दोस आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दैट प्रेस, तो वो आप नोट कर लें, 6 कलर्स एट अ टाइम। अब इसको याद कैसे करें सर, बहुत लंबा, इतना कुछ तो याद करने को दिया, इसको याद कैसे करें? इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, ऑफसेट वर्ड में, ऑफसेट वर्ड में 6 वर्ड्स हैं। The word offset has 6 words, so it's a 6 color press. इस ऑफसेट वर्ड में 6 वर्ड हैं, इसीलिए सॉरी 6 लेटर हैं, नॉट 6 वर्ड, 6 लेटर्स हैं, और क्योंकि इसमें 6 लेटर्स हैं, इट्स अ 6 कलर प्रेस, दैट्स ऑल। तो 6 लेटर्स 6 कलर प्रेस, ऐसे याद करिए। आगे चलते हैं 20th सेंचुरी की ओर। अब 20th सेंचुरी में ये हुआ कि 20th सेंचुरी में जाके ही ये इलेक्ट्रिकल प्रेस आई। मैंने आपको कहा था वो सिलिंड्रिकल पावर ड्रिवन प्रेस वाज नॉट एन इलेक्ट्रिकल प्रेस, ये इलेक्ट्रिकल प्रेस थी। 20th सेंचुरी में ये जो प्रेस थी ये आई, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस 20th सेंचुरी में जाकर आई। उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इनोवेशन 20th सेंचुरी में ये आए कि डस्ट कवर या बुक जैकेट डेवलप हो गई। आपको पता है आजकल किताबें कितनी गंदी हो जाती हैं, दीमक लग जाती है, तो एक कवर हम डाल देते हैं आराम से, है ना, इसको कवर में डाल दो। ये कवर 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ, ये लेदर का होता था या किसी और मटेरियल का होता था, जो उसको डस्ट या दीमक से बचाता था। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस एंड डस्ट कवर और बुक जैकेट। ठीक है, तो ये सब जो इनोवेशंस थे, इन्होंने कैसे एडवांटेज दिया, इसके दो मेजर एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज, मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव्ड। आपको पता है जब भी आप प्रिंटर यूज करते हैं तो आपको पेपर डालना पड़ता है ना, कि तो 4 5 6 पेपर डाल दो एक साथ, उसको कहते हैं फीडिंग ऑफ पेपर। तो वैसे ही मशीन में, प्रिंटिंग मशीन में भी आपको पेपर डालना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि पहले पेपर आपको एक एक करके डालना पड़ता था, जो कि बहुत टीडियस था। तो इन सब इनोवेशंस के बाद मेनी पेपर्स कुड बी प्रिंटेड एट अ टाइम, so that's why you could put many papers at once only. तो feeding paper improved, methods of feeding paper improved. सेकंड, ये जो मेटल प्लेट्स की मैं पहले बात कर रहा था फ्रेंड्स, ये मेटल प्लेट्स, इन प्लेट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। ठीक है, तो इन प्लेट्स की जो क्वालिटी थी वो इंप्रूव हो गई। तो मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव्ड, सेकंड बेटर क्वालिटी प्लेट्स वर डेवलप्ड। ठीक है, देखो मैंने क्रोनोलॉजिकली आपको सब चीज बताई, अब आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक चीज जो मैंने थोड़ा सा हटके दी है, मैं 20th से थोड़ा 19th में आ गया हूं, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी में सीरियलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट नॉवेल स्टार्ट हो गई। अब देखो, दो तरह की नॉवेल्स होती हैं फ्रेंड्स, एपिस्टलरी नॉवेल्स होती हैं, एपिस्टलरी नॉवेल्स होती हैं, और एक सीरियलाइज्ड नॉवेल्स होती हैं। अगर आपने नॉवेल सोसाइटी हिस्ट्री पढ़ा तो आपको एपिस्टलरी पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। एपिस्टलरी वो है जो एक ही टाइम पर एक स्टोरी बता देता है। फॉर एग्जांपल, आपने मैगजीन में एक स्टोरी छापी, तो वहां से स्टार्ट की, उसी एडिशन में मैंने एंड कर दी, उसको एपिस्टलरी नॉवेल्स लिखते हैं। और जनरली वो खत के फॉर्म में होती थी, लेटर्स के फॉर्म में। लेकिन सीरियलाइज्ड नॉवेल्स वो हैं जो आप टीवी सीरियल्स की तरह देखते हैं, वीकली आता है, मंथली आता है, डेली आता है, ऐसे सीरियल आते हैं ना, कि क्या होगा गोपी बहू का। तो ये जो है सीरियलाइजेशन हुआ, कि मैं उसको पार्ट्स में दिखा रहा हूं, डेली, मंथली, वीकली, ऐसे। वैसे ही नॉवेल्स जो हैं वो पार्ट्स में आने लगे। फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर के 7 एडिशंस हैं, 7। वो एक बुक में पूरी स्टोरी नहीं है, उसकी 7 बुक्स हैं, क्योंकि उसको सीरियलाइज्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इससे सस्पेंस बढ़ता है, बिक्री बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और ज्यादा आप लिख सकते हैं। तो सीरियलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई। इसका एक अच्छा एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है, शिलिंग सीरीज। सो व्हाट इज द शिलिंग सीरीज? द शिलिंग सीरीज वाज अ चीप सीरीज ऑफ पॉपुलर वर्क्स सोल्ड इन 1920s इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में शिलिंग सीरीज एक आई थी। अब बताओ बेटा, ये जो शिलिंग सीरीज है, इसको याद करने की, इसके वर्ड में ही बहुत, इसके नाम में ही बहुत सारे क्लूज हैं। शिलिंग, शिलिंग जो है, इट्स अ यूनिट करेंसी, इट वाज अ प्रीवियस यूनिट करेंसी इन इंग्लैंड। तो बेसिकली यूनिट करेंसी थी, मींस छोटी करेंसी थी, जैसे हमारी यूनिट करेंसी पैसा है, इनकी भी यूनिट करेंसी शिलिंग होती थी पहले पहले, बहुत पहले। और ये शिलिंग सीरीज इतनी सस्ती सीरीज ऑफ बुक्स होती थी कि एक एक शिलिंग में बिकती थी। तो पहले यूनिट करेंसी आपको बता देता है कि ये चीप थी। उसके बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड में थी, ऑब्वियसली ये इंग्लैंड में ही बिकेंगी। सीरीज है तो सीरियलाइज्ड है, सब कुछ आ गया। आपको सिर्फ एक भी बात याद करनी की 1920s में थी, बस। तो उसके अपने एक्सप्लेनेशन, नाम में ही सब कुछ छुपा है। यूनिट करेंसी इन इंग्लैंड,
यूनिट करेंसी है तो मतलब सस्ती होगी, इंग्लैंड में है तो ऑब्वियसली इंग्लैंड में बिकी होगी, सीरीज है तो सीरियलाइज्ड होगी, वर्क्स हैं 1920s में बिकी थी। तो इट वाज अ चीप सीरीज ऑफ पॉपुलर वर्क सोल्ड इन 1920s इन इंग्लैंड। बहुत पॉपुलर हुई थी क्योंकि सस्ती थी, आसानी से पढ़ी जा सकती थी और इंटरेस्टिंग थी, तो एंगेज रखती थी रीडर्स को। क्लियर?